देखिए, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बुक्स की रॉयल्टी। बुक्स की रॉयल्टी में क्या होता है कि जो लैंडलॉर्ड और लीजी है वहां पर नाम चेंज हो जाते हैं। लैंडलॉर्ड की जगह पर पब्लिशर आ जाता है, सॉरी, ऑथर आ जाता है। और लीजी के स्थान पर वहां पे पब्लिशर आ जाता है। बुक्स की रॉयल्टी में क्या होता है कि किसी ने बुक लिखी है और बुक जो लिखी है होती है वो अपने नाम से उसके कॉपीराइट्स करा लेता है। उसके बाद उसको पब्लिशर कांटेक्ट करते हैं और उसके साथ में एग्रीमेंट करते हैं, तो एक प्राइस तय हो जाती है। जो प्राइस तय हो जाती है वो रॉयल्टी का रेट होगा। यूजली जो प्राइस की बात होती है वो कुछ परसेंटेज रहता है बुक की प्राइस के ऊपर। तो रॉयल्टी पेमेंट करनी होती है, दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। कितनी बुक्स प्रिंट हुई ये ध्यान देना है, या कभी कभी कितनी बुक्स सेल हुई उसके ऊपर होगा। यहाँ पर जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो बुक्स कितनी सेल हुई हैं उसके ऊपर रॉयल्टी कैलकुलेशन करने के एग्जाम में आते हैं, ज्यादा चांसेस उसके रहते हैं। बुक्स की जो प्रिंटिंग होती है अक्सर उसमें से क्या होता है कि कुछ बुक्स जो होती है वो प्रिंटिंग में खराब भी हो जाती हैं, या उसमें मिसप्रिंट हो जाता है, या वेस्ट हो जाती हैं बुक्स, कुछ पेजेस अलग हो गए। तो ऐसे में अक्सर बुक्स की जो है फाइनली जब उसको चेक करा जा रहा होता है तो उसमें कुछ वेस्टेज निकल के आती है। इसके अलावा पब्लिशर क्या है कि बुक्स की सेल बढ़ाने के लिए उसको प्रोफेसर या टीचर्स या लाइब्रेरीज वहां पर क्या करते हैं कि वो उसको सैंपल के तौर पर, स्पेसिमेन के तौर पर टीचर्स को या जो लाइब्रेरीज हैं या लाइब्रेरीज है बड़ी, तो वहां पर वो एज ए गिफ्ट भी देते हैं उसको, जिसको हम स्पेसिमेन कहते हैं। तो होता क्या है कि जो स्पेसिमेन में जा रही है और या जो वेस्टेज हो जा रही है उसके ऊपर रॉयल्टी का पेमेंट नहीं करना होता है। तो इनफैक्ट में रॉयल्टी जो पेमेंट करना होता है वो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं सेल के लिए कि कितनी बुक्स सेल हुई। तो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम 40 देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि कुछ बुक्स जो हैं वो वेस्ट भी हैं, कुछ स्पेसिमेन में भी हैं, और कुछ बुक्स सेल भी नहीं हुई हैं जो क्लोजिंग स्टॉक के तौर पर आखिरी में बची हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेबल जो है वो हमें कितनी सेल हुई इसके लिए टेबल कैलकुलेशन के लिए बनाना पड़ता है। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन करता हूँ, और पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। डॉक्टर सुधीर wrote a book on zoology and gave its right of publication to Sushil Limited on 1st April 2012 at a royalty of 10% on the printed sale price of the book. Printed sale price is 30 per book. देखिए, किताब की कीमत जो प्रिंट है वो 30 रुपीज है, और 10% की उसके ऊपर रॉयल्टी है, यानी कि 30 का 10% हो जाएंगे 3 रुपीज। 3 रुपीज की रॉयल्टी पर बुक की होगी। अब ये ध्यान देने की बात है, आप यहाँ पे नोटिस करिए, लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ। प्रिंटेड सेल प्राइस ऑफ द बुक, और यहाँ पर लिखा है कि 30 रुपीज की बुक है, 30 का 10%। फिर लिखा हुआ है ईच ईयर्स रॉयल्टी इज पेड ऑन 31st अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे जो एक नई बात क्या है कि रॉयल्टी जो है वो पेमेंट करते हैं 1 महीने के बाद, यानी कि जब 31 मार्च को ईयर क्लोज हो रहा है तब नहीं करते वो, उसके बाद उन्होंने लिखा 31 अप्रैल को। तो 31 अप्रैल तो खैर होगा नहीं, 30th अप्रैल होगा। यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि 30th अप्रैल को अगले वाले सेशन में पे करते हैं। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पर कोई भी ये नहीं दिया हुआ है कि रॉयल्टी जो है वो कैसे रिक्यूब करी जा सकती है अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है, इस तरह की कोई बात ही नहीं है। तो जो हम बड़ा सा टेबल बनाते थे शॉर्ट वर्किंग सरप्लस, उस तरह का कुछ भी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हमें रॉयल्टी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि कोई मिनिमम रेंट या कोई इसका मिनिमम अमाउंट का कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है कि जो हम पहले एनालिटिकल टेबल बनाते थे उस टेबल को बनाने की जरूरत नहीं है। केवल हमको ये पता करना होगा कि कितनी बुक्स सेल हो रही हैं, और उन बुक्स में से जो सेल हो रही है उसकी रॉयल्टी कितनी बनती है। और दूसरी जो नई बात क्या है कि रॉयल्टी जो है वो 1 महीना डिले करके अगले साल में पे करी जा रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, एक छोटा सा टेबल बनाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि कितनी बुक्स हमने सेल करी।
तो पहले दिया हुआ है जी बुक्स प्रिंटेड, और ईयर दिया हुआ है 13, 14, 15, 16 के 31 मार्च। तो मैं आपके साथ चल रहा हूँ व्हाइट बोर्ड पे। 31 मार्च मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। आप इसको जरूरी नहीं कि मैंने वर्टिकल वे में बनाया, आप हॉरिजॉन्टल वे में भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये जस्ट बिना टेबल बनाए हुए भी हम ये वर्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर हम पर्टिकुलर्स लिख दें या डिटेल्स लिख दें या कुछ भी ना लिखें तो चलेगा। ये एक वर्किंग नोट की तरह से ही है। और ये सिर्फ हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि कितनी बुक्स इन्होंने सेल करी हैं पब्लिशर ने। ईयर भी लिख देते हैं, 2013 है, फिर 2014 है, 2015 और 2016। सबसे पहले देखिए बुक्स प्रिंट कितनी हुई, हम ये लिख लेते हैं बुक्स प्रिंटेड। बुक्स प्रिंटेड क्वेश्चन में दी हुई है आपको 3, 5, 6, 7। तो 3000, 5000, 6000 एंड 7000। 3000, 5000, 6000, 7000। इसमें से कुछ बुक्स वेस्ट हो गई। जो बुक्स वेस्ट हो गई उसके ऊपर वो रॉयल्टी के कैलकुलेशंस, रॉयल्टी का कैलकुलेशन नहीं होगा, रॉयल्टी का पेमेंट उसका नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो वेस्ट हो गई, उसके लिए बनता भी नहीं कि कोई पैसे दिए जाए। ऐसी वेस्टेज हुई 100, 200, 300, 100, 100, 200, 300 एंड 100। इसमें से हम माइनस कर देंगे वेस्टेज। जब हम वेस्टेज माइनस कर देंगे तो बुक्स कितनी कितनी बची यहाँ पर देख लेते हैं। क्वांटिटी हो जाएगी 2900, 4800, 5700 और 16900। अब देखिए इसके बाद कुछ स्पेसिमेन में दे दी गई गिफ्ट के तौर पे, तो उसकी भी रॉयल्टी का पेमेंट नहीं किया जाता। 100 to 1, 2 to 3। तो इसको भी लिख लेते हैं 1, 2, 2, 3, 300। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे इसको भी। ये स्पेसिमेन है जो फ्री में कॉपीज दी जाती हैं टीचर्स को, प्रोफेसर्स को। या लाइब्रेरीज में भी गिफ्ट करी जाती हैं। ये भी माइनस हो जाएंगे इसमें। तो ये हो जाएगा आपका 2800, 4600, 5500 और 6600। फिर कुछ ऐसे भी बुक्स पढ़ी हैं जो सेल नहीं हुई, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका है 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1। तो भाई ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाने के बाद 2500 बुक्स, 4200 बुक्स, फिर 5000 बुक्स और 6500 बुक्स। अब एक बात थोड़ी सी जो यहाँ पर हिडन होती है आपको समझनी है, वो ये है कि अगर इस साल कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो अगले साल ओपनिंग स्टॉक होगा। जो किताबें इधर बच गई वो अगले साल बेची जाएंगी। तो जो यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जब नेक्स्ट ईयर में जाएगा तो वो ओपनिंग स्टॉक बनेगा और वो भी इस साल बिका होगा। तो जितनी बुक्स यहाँ बिकी हैं वो तो है ही है, और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग स्टॉक भी आता है।
प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ ओपनिंग स्टॉक बन के आना है। तो देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक है वो ऐड होगा। ओपनिंग स्टॉक क्यों ऐड होगा, बड़े सिंपल सी समझने की बात है कि भाई ये वाला स्टॉक जो पहले से पड़ा हुआ था ये भी तो बिका होगा, तो हमको तो पता करना है कि कितने यूनिट सेल हुए, कितनी बुक सेल हुई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो इधर का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। ये वाला जो पार्ट है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। और यहाँ पर जो है पहले था ही नहीं, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नील होगा। इस जगह पे कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा। पिछले साल 300 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपनिंग स्टॉक। इसमें जितना पिछले साल का 400 क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टॉक था प्रीवियस ईयर में वो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल आके प्लस हो जाना है। और इस तरीके से यूनिट सेल कितने होंगे ये आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएंगे 2500, इस जगह पर हो जाएंगे 4500 और इस जगह पे बुक सेल होंगी 7000। और ये आपको मालूम पड़ गई कि कितनी हमने यूनिट की सेल्स करी, कितनी बुक्स की सेल करी। तो ये हमारे आ रही है 2500, 4500 और ये 5400 होगा, 5400 और 7000। अब देखिए इसके ऊपर रॉयल्टी निकालनी है आपने। रॉयल्टी निकालने के लिए चाहें तो आप एक अलग टेबल बनाएं और आप चाहें तो यहीं पे ही मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। किसी जगह पे हम रॉयल्टी भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं रॉयल्टी, किसी जगह पे लिख लेंगे रॉयल्टी एट द रेट ऑफ ₹3 पर बुक। 3 पर बुक कैसे आया, क्योंकि 30 रुपीज उसकी बुक की प्रिंट प्राइस थी और 10% की रॉयल्टी थी, तो 30 का 10% होता है 3 रुपीज। थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो रॉयल्टी है वो आपकी हो जाएगी 2500 इंटू 3, तो ये हो जाएगी आपकी 7500। फिर आपका आगे हो जाएगा 4500 इंटू 3, ये हो जाएगी आपके 13,500। फिर 5400 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3 5 या 15 और ये 16,200 और 7,000 इंटू 3, ये हो जाएगी जी आपके 21,000। तो यहाँ पर आपको कोई रिक्यूब नहीं करना है, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, सिंपल रॉयल्टी की एंट्रीज होनी है। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेते हैं। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए थोड़ा सा कि ये नेक्स्ट ईयर में कैसे पेमेंट करनी है, तो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको करके बता देता हूँ। हम लोग ले लेते हैं इस समय बुक्स पब्लिशर की ले लेते हैं। तो बुक्स ऑफ पब्लिशर, जो भी नाम है, पब्लिशर का नाम क्या था, क्वेश्चन में देख लेते हैं। पब्लिशर का नाम है सुशील लिमिटेड। सुशील लिमिटेड की बुक्स, सुशील। सबसे पहले हम लोग का जो स्टेटस है वो आपको समझना होगा। इस समय जो पब्लिशर का स्टेटस क्या है, वो इक्विवेलेंट टू लीजी है। इसने पैसे देने हैं डॉक्टर सुधीर को, रॉयल्टी का पेमेंट करना है। तो 31 मार्च और फर्स्ट ईयर था भाई आपका 31 मार्च 13 को इन्होंने रॉयल्टी देनी है। रॉयल्टी इनके लिए एक्सपेंस है क्योंकि देनी है,
तो रॉयल्टी को ये क्या करेंगे, डेबिट, रॉयल्टी डेबिट टू लैंडलॉर्ड लिख देते हैं। यहाँ पर हम राइटर का नाम लिखेंगे, राइटर का नाम नहीं पता है तो ऑथर लिख देंगे। यहाँ पर मालूम है डॉक्टर सुधीर है उनका नाम, रॉयल्टी टू डॉक्टर सुधीर। पहली बार की जो रॉयल्टी थी वो थी 7500 की, तो 7500 रुपीज का जो है अमाउंट वो यहाँ पर हमने ड्यू कर दिया। अब थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं एंट्री, पर ऐसा नहीं होगा, आपको समझा रहा हूं। पर क्या है, इसके बाद जो अगली एंट्री आप यहाँ पर पहले करते थे वो आप पेमेंट की एंट्री करते थे। आप यहाँ पे लिखते थे लैंडलॉर्ड टू बैंक, तो यहाँ पर एंट्री तो बनती है डॉक्टर सुधीर टू बैंक, पर उन्होंने एक कंडीशन ये बताई है कि भाई इसका जो पेमेंट है वो आप क्या करते हो, अगले साल करते हो। तो जो अगला साल होगा वहां पर और पहले महीने में पेमेंट करते हो। तो आपने सिर्फ इतना सा काम ये करना है कि जो सेकेंड एंट्री यहां पास करते थे वो एंट्री को रोक देना है 1 महीने के लिए। तो पहली एंट्री आप रॉयल्टी की करते थे, फिर पेमेंट की करते थे, और फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करते थे। तो आपने जो पेमेंट वाली एंट्री है वो रोक देनी है 1 महीने के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री पास करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी, और एक एंट्री हमने बीच से छोड़ दी। वो छोड़ किस लिए दी, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि 1 महीने बाद अगले साल में पेमेंट करो 7500 रुपीज। तो 7500 की ये ट्रांसफर हो गया। इस बीच में यहाँ पे ईयर ये खत्म हो गया। पहला ईयर जो था वो यहाँ पर था आपका 12-13, अब नया ईयर शुरू हो गया 13-14, और एक एंट्री हमने जो यहाँ नहीं करी, जो बीच में होती थी, वो एंट्री अब आपने यहाँ आकर के सबसे पहले करनी है। और कब करनी है, अगले महीने में 30 तारीख को, और यानी कि 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। और ईयर कौन सा रहेगा, 13 ही रहेगा। ये पुरानी एंट्री है, मैं पीछे जो पे नहीं करी, उन्होंने बोला 1 महीने बाद पे कर रहे हैं, उसको हम याद आ रहे हैं। तो वहां पर एंट्री जैसे पहले लिखते थे हम लैंडलॉर्ड टू बैंक, अब यहाँ पर लैंडलॉर्ड की जगह पर तो राइटर है, तो राइटर टू बैंक या ऑथर टू बैंक, और नाम जानते हैं तो भाई नाम लिखेंगे। तो हम यहाँ पर ये एंट्री पास कर देंगे, डॉक्टर सुधीर डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 7500। ये हम नेक्स्ट ईयर में एंट्री पास कर रहे हैं। इस जगह पर हमारा जो है ईयर खत्म हो चुका है यहाँ पर पिछला। अब हम अपने इस साल के एंड में आएंगे, और इस साल के एंड में जब हम आएंगे तो 31 मार्च 14 होगा, और 31 मार्च को फिर से रॉयल्टी को ड्यू किया जाएगा। रॉयल्टी हमने देनी है, रॉयल्टी एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस का रूल लगेगा। किसको देनी है रॉयल्टी, सुधीर को देनी है, डॉक्टर सुधीर को हमने क्रेडिट किया, इतना अमाउंट देना है। इस बार जो रॉयल्टी का अमाउंट था वो है आपका कितने यूनिट्स थे इस बार, आपके 13,500 का है। 4,500 बुक्स थी, 3 रुपीज के रेट से 13,500 का। तो 13,500 की रॉयल्टी हमने ड्यू कर दी। अब एज पर स्टैंडर्ड, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड एंट्रीज आप करते आ रहे थे, तो यहाँ फिर अगली एंट्री होनी चाहिए डॉक्टर सुधीर टू बैंक या डॉक्टर सुधीर टू कैश, उसको पेमेंट करने की एंट्री होनी चाहिए। पर उसने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन में कि हम 1 महीना लेट करके पेमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो अगली एंट्री है उसको हम यहाँ जो बीच में एंट्री होनी चाहिए उस एंट्री को रोक देंगे, सेकेंड एंट्री को रोक दिया, और तीसरी एंट्री पे आ जाएंगे हम। तीसरी एंट्री कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करना है रॉयल्टी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में रॉयल्टी अकाउंट को शिफ्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये रूल है हमारा, जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो साल के साल जैसे ईयर खत्म हो रहा होता है तो सारे नॉमिनल अकाउंट को हम क्लोज कर देते हैं। अब एक एंट्री यहाँ पर बीच में छूटी हुई है, और ये ईयर बीच में यहाँ से खत्म हो गया। उन्होंने बोला है कि जो एंट्री है वो आपने नेक्स्ट ईयर में पहले महीने की आखिरी तारीख को 30 अप्रैल को देना है। तो अब यहां से ईयर जो शुरू हो जाएगा वो आपका ईयर शुरू हो गया 14-15।
पर पिछली सबसे पहले जो एंट्री जो बची हुई थी उस एंट्री को हमें पास करना है, क्योंकि अभी हमने पेमेंट नहीं किया, ड्यू किया, इतना पे करना है। और अब जो डेट आएगी वो 30 अप्रैल डेट होगी और शुरुआत की डेट है इसलिए 14 लिखा जाएगा। और हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे डॉक्टर सुधीर को। डॉक्टर सुधीर पर्सन है, डेबिट द रिसीवर रूल लगेगा एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश। अगर आप चेक दे रहे हो तो यू विल राइट टू बैंक, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो अमाउंट पिछला वाला बाकी है वो है 13,500। फिर हम अपने इस साल में आते हैं और इस साल के अंत में 31 मार्च 15 को फिर से रॉयल्टी को ड्यू करेंगे और एंट्री हमारी हो जाएगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। और किसको देनी है रॉयल्टी? डॉक्टर सुधीर को। डॉक्टर सुधीर को क्रेडिट करेंगे हम, क्योंकि उनके नाम पे हमने उसको ड्यू करना है। और इस बार जो है आपकी रॉयल्टी जो है तीसरे साल में बन रही थी वो थी जी आपकी 16,200 रुपीज, 16,200। फिर अब हमको यहाँ पर पेमेंट करने की एंट्री करनी चाहिए थी, पर क्या है कि उन्होंने बोला डिले, 1 महीने के डिले के बाद करके पेमेंट होनी है। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, उस एंट्री को ड्रॉप करना है और अगले साल की शुरुआत में पहले महीने को पे करना है। इस दिन हमने फिर नॉमिनल अकाउंट जैसे सारे क्लोज करते हैं वैसे क्लोज करते हुए रॉयल्टी अकाउंट को शिफ्ट करना है, PL टू रॉयल्टी 16,200 रुपीज। और यहां से हमारा ये वाला ईयर भी खत्म हो गया और पहले एक एंट्री यहां पर पेंडिंग रह गई है जो पेमेंट की है। अब हम नेक्स्ट ईयर पे चलेंगे। नेक्स्ट ईयर में सबसे पहले महीने में हम अंत में उसका पेमेंट करेंगे 31 मार्च 15 को जो बाकी कर दिया था हमने, वो 30 अप्रैल 15 को डॉक्टर सुधीर को हम पेमेंट करेंगे। डॉक्टर सुधीर टू बैंक या टू कैश। और आपका जो अमाउंट था पेंडिंग था कितना पिछली बार 16,200 रुपीज, 16,200 का अमाउंट हम पे कर देते हैं। और इस बार अब जब 31 मार्च 16 आएगा तो फिर से वैसे ही आपने करना है, आपने रॉयल्टी को ड्यू करना है। किसको रॉयल्टी देनी है? डॉक्टर सुधीर को। और रॉयल्टी आपके लिए एक्सपेंस है, आपने लिखना है रॉयल्टी डेबिट टू डॉक्टर सुधीर। और इस बार जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो है आपका 21,000 रुपीज का। 7,000 बुक सेल करी गई थी तो 21,000 रुपीज आपने उसके नाम पे ड्यू कर दिया। और अब पेमेंट करने की बारी होती है, तो पेमेंट करने वाली बात जो एंट्री है वो आप समझ ही गए कि हमें अभी नहीं करनी है, 1 महीना लेट करके पे करना है। तो 31 मार्च 16 को फिर अगली एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में इसको ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस टू रॉयल्टी। और जो अमाउंट होगा वो होगा जी 21,000। और इस तरीके से ये ईयर हो जाएगा आपका कंप्लीट। अब ये ईयर कंप्लीट हो गया और इसके बाद से अब जो है नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा 16-17। तो 16-17 में पहले महीने में 30 अप्रैल 16 को आपने जो बचा हुआ पिछले बार का पेमेंट है वो आपने यहाँ के करना है। तो आपने फिर वही एंट्री लिखनी है, डॉक्टर सुधीर डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। तो आपको मैंने ये इसलिए भी करा दिया था कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि कई बार कई बच्चे सॉल्व क्वेश्चन देखते हैं तो वो ये समझने लग जाते हैं, ये समझ नहीं आया कि ये एंट्री क्यों नहीं यहाँ पर क्यों कर दी गई या ऑर्डर क्यों चेंज हो गया।
तो ऑर्डर चेंज होने का रीजन क्या कि उन्होंने हमसे कहा पेमेंट बाद में करेंगे, इसलिए तो पेमेंट वाली जो एंट्री है वो आगे चल के होनी है बस। तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं जो इसके अंदर और भी हो सकती हैं चीजें। देखिए यहां पर क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में वो ये कहेंगे कि एग्रीमेंट साइन जिस दिन किया गया था उस दिन एग्रीमेंट साइन करते समय उसने बोला कि स्टार्टिंग में मैं आपसे 5,000, 10,000, 20,000 रुपए कुछ अमाउंट ऐसे मैं पहले से लूंगा और इसके अलावा पर बुक की जो रॉयल्टी है वो तो अलग लूंगा ही लूंगा। तो यहाँ पर रॉयल्टी जो है वो दो तरह की हो जाती है। एक ऐसी रॉयल्टी जो एग्रीमेंट साइन करते समय एक लमसम अमाउंट में ले ली जाती है, उसके बाद फिर बुक्स जितनी भी सेल हो रही हैं उन सेल वाली बुक्स के हिसाब से जो रॉयल्टी बनती है वो तो देनी होती है। तो अब जैसे फर्ज करिए यहीं पे डॉक्टर सुधीर कहते हैं कि भाई ऐसा है मैं आपसे 10,000 रुपए पहले दिन लूंगा और वो सेल वाले से मतलब नहीं है, 10,000 आप पहले दे दीजिए, फिर आप जो है काम करना शुरू करिए और जितनी आप सेल करेंगे उसमें 3 रुपए पर बुक के हिसाब से मुझे देते जाइएगा। तो अब ये जो 10,000 रुपए की अगर रॉयल्टी दे दी गई है इसका कैसे ट्रीटमेंट करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए इसको एक और जगह पे भी यूज करते हैं कभी कभी, और ये जो होता है क्या नाम, जो ब्रिक्स मेकिंग कंपनी है ब्रिक किंग्स। ब्रिक किंग्स का मतलब होता है ईंटों के भट्ठे। जो ईंटों के भट्ठे होते हैं वहां पर भी जो है क्या होता है कि जमीन से मिट्टी को निकाला जाता है, उसकी ईंटें बनाई जाती हैं, पकाई जाती हैं किन के अंदर। तो वहां पर भी इस तरह का जो है केसेस चलते हैं। वहां पे भी वो जो लैंडलॉर्ड होता है वो बोलता है भैया कि पहले 50,000 रुपए मुझे दे दो और ये 50,000 मुझे दे दो, उसके बाद फिर यहाँ से जितने टन मिट्टी निकालोगे या जितना जो भी यूनिट है, जितने क्यूबिक फीट आप मिट्टी निकालोगे उस हिसाब से आप मुझे मिट्टी का पेमेंट करते रहना। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो जगहों पर, एक बुक्स के केस में और एक ब्रिक्स के केस में, ईंटों के केस में कुछ एडवांस में रॉयल्टी पे करी जाती है। तो देखिए बुक्स के केस में क्या है, जो शुरू में जो रॉयल्टी पे करी जाती है उसको हम एडवांस रॉयल्टी के नाम से जानते हैं, उसको एडवांस रॉयल्टी के नाम से बुलाते हैं। और अगर ब्रिक्स की बात होती है तो ब्रिक्स में भी एडवांस रॉयल्टी वर्ड लिखा जाता है, पर कभी कभी वो एक ट्रेडिशनल टर्म को यूज करते हैं, उसको वो कहते हैं नजराना। तो वहां पर वो बोलेंगे कि नजराना दिया गया 20,000 रुपीज का या नजराना दिया गया 40,000 रुपीज का। नजराना वर्ड ही लिखा होगा, ये ट्रेडिशनल नाम क्वेश्चन के अंदर होगा नजराना। तो इसमें कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़ी सिंपल सा केस है कि इसमें लीजी ने जब पेमेंट करनी है तो उसने एक लमसम अमाउंट सबसे पहले पे करा। तो हम बुक्स के केस में क्या उसको एडवांस रॉयल्टी बोलते हैं। तो सबसे पहली एंट्री एक बार हो जानी है, जैसे कि इसमें जो है मान लेते हैं कि 10,000 रुपए का उसने बोला राइटर ने कि भाई मुझे 10,000 रुपए पहले दे दे। तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री वही लिखनी है कि एडवांस रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। और ईटो के केस में क्या होगा, वो बोलेगा कि पहले दिन मुझे इतने पैसे दे दो, नजराना दे दो, वो लिखेगा। तो वहां पर एंट्री हो जानी है कि नजराना अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एडवांस रॉयल्टी टू कैश या नजराना टू कैश, ये जिसने रॉयल्टी देनी होती है उसकी बुक्स में ये पहली एंट्री हुई। क्वेश्चन शुरुआत करने में सबसे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। ये देखना है कि वो बुक्स की है या ब्रिक्स की है। अब आपको उन्होंने अगर एडवांस रॉयल्टी टर्म यूज करा है तो एडवांस रॉयल्टी लिख लीजिएगा, नजराना वर्ड यूज किया है तो ब्रिक्स केस में नजराना टू कैश लिखिएगा, अदरवाइज एडवांस रॉयल्टी टू कैश भी लिख सकते हैं। तो पहली एंट्री तो ये हो गई। अब ये एंट्री एक बार की है क्योंकि पहली बार साइन करा और उसी समय उन्होंने इतना पेमेंट करने की बात कर ली। इसके बाद क्या होता है कि ये नुकसान तो हुआ, जो लीजी है या यहाँ पर जो पब्लिशर है उसने एक साथ जो पेमेंट करा हो उसका भी तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। तो होता क्या है कि हम इसमें क्वेश्चन में चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कितने साल के लिए हुआ। अब क्वेश्चन में दिया रहता है कि कॉन्ट्रैक्ट 5 साल के लिए हुआ, 10 साल के लिए हुआ, 20 साल के लिए हुआ। अब हमने क्या करना है कि अगर वो 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जितनी भी एडवांस रॉयल्टी है उसको 10 से डिवाइड कर देना है। अगर हमने 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया तो जितनी भी एडवांस रॉयल्टी है उसको 20 से डिवाइड कर देना है। 5 साल के लिए हुआ तो 5 से डिवाइड कर देना है और एक अमाउंट निकाल देना है। जितना भी अमाउंट आएगा डिवाइड करने के बाद उस अमाउंट को अलग से पीएल में एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर हर साल एक एंट्री पास करनी होगी, पीएल टू एडवांस रॉयल्टी, पीएल टू एडवांस रॉयल्टी। ये हर साल रिकरिंग एंट्री होनी है।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है एडवांस रॉयल्टी का, क्वेश्चन नंबर 39। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। A wrote a book and gave the right of its publication to B for 4 years on the following terms. A lump sum royalty of 4,000 was paid to A on April 1st, 2012 in addition to a royalty of 4 per book. यहाँ पे उसने बोला कि 4 रुपीज पर बुक की रॉयल्टी लेगा और साथ के साथ पहले दिन 4,000 रुपए वो ले लेगा। और कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर 4 years। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पब्लिशर ने सबसे पहले जो रॉयल्टी पे करनी है साइनिंग के डेट के दिन, जो भी साइनिंग डेट दी होगी, जो फर्स्ट डेट होगी उस दिन उसने पे करनी है। तो इसने एंट्री लिखनी है एडवांस रॉयल्टी टू कैश। इसी के केस में कितने रुपए की, 4,000 रुपीज की, 4,000 रुपीज की चेक दिया तो टू बैंक। ये फर्स्ट एंट्री होगी। इसके बाद हम अपना जैसे क्वेश्चन करते हैं, जो भी एंट्रीज बन रही हैं ड्यू करने की, फिर पेमेंट करने की, फिर पीएल में ट्रांसफर करने की, वो वैसी एंट्रीज होनी है जो बीच में आप 3 एंट्री पास करते हो। शॉर्ट 3 एंट्रियां जो पास करनी है वो लिखनी है, और अगर शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने के बाद कुछ लॉस बच रहा है तो उसकी एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पर क्या मैं केवल एडवांस रॉयल्टी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बात समझा रहा हूँ कि 4,000 रुपीज जो एक बार पे करेगा, ये कितने साल के लिए पे करेगा? 4 साल के लिए जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया। अगर उसका 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के लिए, तो 5 और 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो एक अमाउंट निकल के आ जाएगा 1,000 रुपीज का। ये जो 1,000 का लॉस होगा, इसको धीरे धीरे करके हम राइट ऑफ करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर। तो हम इसको राइट ऑफ करते समय क्या एंट्री पास करेंगे? हर साल के अंत में अब एंट्री पास करने लगेंगे PL2 एडवांस रॉयल्टी। जो नॉर्मली आपकी 3 एंट्रियां बीच की होती हैं वो करनी है। शॉर्ट वर्किंग के लॉस की कोई एंट्री है वो आपने करनी है। जैसे आप पढ़ के आए, इतने दिन से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो 3 एंट्रियां हर बार बीच में करते हैं, वो वैसे ही चलती रहेंगी। एक आखिरी में क्या और एंट्री कर दोगे? PL2 एडवांस रॉयल्टी। और कितना अमाउंट का? 1,000। ये पहले साल के अंत में भी होगा, दूसरे साल के अंत में भी होगा, तीसरे साल के अंत में भी होगा और चौथे साल के अंत में भी होगा। और ये 4,000 का जो लॉस है, 1,000 रुपए करके 4 साल में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखेंगे। ऑन 1 जनवरी 2012, भोपाल कोल कंपनी लिमिटेड obtained a coal mining lease of 3,000 acre of land from Tikam Robert Singh. The royalty is payable on 31st March, being 50 paisa a ton on coal dispatched with a minimum rent of rupees 8 per annum until the commencement of dispatches, and 20 per acre per annum thereafter. The dispatches of coal commenced on 1st January 2013 and were as follows: 16,000 tons in 12-13, 85,000 tons in 13-14, 1,48,000 tons in 14-15, 1,16,000 tons in 15-16. Prepare royalties account, short workings account, Tikam Robert Singh's account for the 5 year in the books of Bhopal Coal Company, and also short working account in the balance sheet, assuming that short working can be recouped up to 14-15 only, and whose accounting year ends on 31st March. तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक टेबल बनाएंगे हम।
देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट का ईयर था वो पहला था हमारा 11-12 ईयर लिख देते हैं हम। फिर ईयर है आपका 12-13, 13-14, 14-15 एंड 15-16। आउटपुट क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं कितने आउटपुट है। 12-13 में 16,000 है, यहाँ पे 16,000 लिख दिया। यहाँ पे आउटपुट है ही नहीं, नील लिख दिया। इसके बाद 85,000 है, 1,48,000। और अगले साल है 1,16,000। रेट ऑफ रॉयल्टी था 50 पैसा पर टन, 0.5 मीन्स 50 पैसा। कई लोग इसको 5 पैसे समझ लेते हैं। 5 पैसे का मतलब होता है 0.05। यहाँ पे रॉयल्टी अगर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नील। फिर आपकी रॉयल्टी आ गई 8,000 रुपीज। फिर रॉयल्टी है आपकी 42,500 रुपीज। फिर इसके बाद रॉयल्टी हो जाएगी 74,000 रुपीज। फिर इसके बाद रॉयल्टी हो जाएगी आपकी 58,000 रुपीज। मिनिमम रेंट के लिए हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा और मिनिमम रेंट को कैलकुलेशंस एकड़ के हिसाब से होनी है। आइए एक बार क्वेश्चन में फिर से देखते हैं कि क्या कहा गया है। देखिए खान के अंदर से पहले क्या होता है कि काफी दिनों तक काम शुरू नहीं हो पाता, उसमें सेटअप लगाने पड़ते हैं, उसमें अंदर ब्रेक करना पड़ता है, अंदर लाइंस बिछानी पड़ती हैं, तो काफी दिनों तक काम नहीं शुरू होता। और काम कुछ महीनों के बाद शुरू होता है, जब कोयला बाहर जाने लगता है तो उस समय कुछ रॉयल्टी का रेट अलग होता है। सॉरी, जो मिनिमम रेंट की बात है, जो मिनिमम रेंटल ऑब्लिगेशन है वो कुछ अलग होता है। और जब काम नहीं हो रहा होता है, जब उसमें स्टार्टअप किया जा रहा होता है, शुरू किया जा रहा होता है, तो उस समय कुछ अलग रेट होता है, जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि मिनिमम रेंट क्या होगा, 8 रुपीज पर एकड़। 1 एकड़ के कितने रुपए होंगे, 8 रुपए। और कितने एकड़ जमीन दी गई है, 3,000 एकड़। 3,000 एकड़ 8 पर एकड़ का रेट है। कब तक, जब तक डिस्पैचेस यानी कि कोयला बाहर जाना शुरू नहीं हो जाता, डिस्पैच होना शुरू नहीं हो जाता। जब डिस्पैच होने लग जाएगा तो जो मिनिमम रेंट है वो 20 रुपीज पर एकड़ के रेट से कर दिया जाएगा। तो पहले 8 रुपीज पर एकड़ है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, पहली बार जो अगर हम रेंट निकालते हैं तो कितना होता है, 3,000 इंटू 8 यानी कि 24,000। जब तक डिस्पैच नहीं हुआ तब तक 24,000 रुपए साल का रेट है। जिस दिन से डिस्पैच शुरू हो जाएगी तो 3,000 एकड़ का जो मिनिमम रेंट है वो 20 रुपीज पर एकड़ के हिसाब से हो जाएगा। तब ये हो जाएगा आपका 60,000। 24,000 और 60,000। अब यहां पर एक बात और आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि पहले साल में जो है उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो 1 जनवरी 12 को किया था, 1 जनवरी 12 को। और आप अपने यहां पर देखिए, आपका जो पहला ईयर क्या लिखा हुआ है आपने यहां पर 11-12, तो यहाँ 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है वो, 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, यानी कि यहाँ पर जो टाइम रहा वो नंबर ऑफ मंथ्स 3 रहे। तो पहले साल केवल 3 महीने का ही जो है कॉन्ट्रैक्ट में टाइम था, तो साल और डिस्पैच शुरू नहीं हुए। तो जब तक डिस्पैच शुरू नहीं हुए तब तक तो 24,000 का रेंट है, जब डिस्पैच शुरू हो जाएंगे तब 60,000 का रेंट है। तो यहाँ पर पहले साल में तो डिस्पैच है ही नहीं, तो 24,000 रुपीज जो है वो रेंट होगा, वो साल का है 12 मंथ का।
पर यहाँ पर केवल 3 महीने पहले वाले साल में। क्यों 3 महीने पहले वाले साल में? 1 जनवरी तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो 1 जनवरी 12 से शुरू हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च में ईयर क्लोज हो गया, तो 3 मंथ्स का जो है वो यहाँ पर रेंटल पड़ेगा। तो 3 मंथ्स का रेंटल हो जाएगा 3 4 12 एंड 4 6 24, यानी कि जो इस जगह पर आपका मिनिमम रेंट होगा पहले साल में वो 6,000 रुपीज होगा। यहाँ पर मिनिमम रेंट 6,000। अब हम अगले साल पे चलते हैं, और अगले साल में क्या है कि कुछ समय के बाद और चलने के बाद यहाँ से डिस्पैच चालू हो गए, डिस्पैच शुरू हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर अभी काम नहीं, यहाँ पर केवल अभी डिस्पैच हुए नहीं, इस जगह से डिस्पैच जाने शुरू हुए। तो देखेंगे ये ईयर कब से शुरू हो रहा है। हमारा जो ईयर है वो अगला वाला है आपका 12-13, यानी कि 1 अप्रैल 12 से शुरू हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च 13। अब देखिए यहाँ पर बीच में डिस्पैचेस शुरू हुए। कब से डिस्पैच शुरू हुए जरा देखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था the dispatches of coal commenced on 1st January 13। यहाँ पर बीच में 1 जनवरी 13 से डिस्पैच शुरू हो गए। यहाँ पर डिस्पैच शुरू हो गए तो 3 महीने जो है डिस्पैच का काम चला और 9 मंथ्स तक जो है डिस्पैचेस नहीं हुए। इस वाले पीरियड में जो है आपका जो पहले वाला पीरियड है, यहाँ पर जो आपका मिनिमम रेंट होगा वो 24,000 है। और उसने बोला था कि भाई जब डिस्पैच शुरू हो जाएंगे तो 20 रुपए पर एकड़ के हिसाब से शुरू हो जाएगा आपका मिनिमम रेंट, और उसके हिसाब से 3,000 एकड़ जमीन का रेंट जो बना था वो 60,000 रुपीज का था। यानी कि इस इधर वाले पोर्शन में आपका 24,000 का मिनिमम रेंट है फॉर 9 मंथ्स के लिए, और यहाँ पर 60,000 का मिनिमम रेंट होगा और 3 मंथ्स के लिए। तो जोड़ लेते हैं टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। 24,000 रुपीज 12 मंथ्स के हैं। यहाँ पे डिस्पैच नहीं हुआ 9 मंथ, 9 जब तक डिस्पैच नहीं हुआ तब तक आपका ये रेट लगना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 12 2 या 24, 2 9 या 18,000 रुपीज। 60,000 रुपीज जो है वो साल भर का है, और डिस्पैच इस साल केवल 3 महीने हुए, यानी कि 3 4 जा और 4 15 जा, तो इस जगह पर जो है 15,000। तो इस साल जब तक डिस्पैच नहीं हुए थे उसका जो है 18,000 रुपीज का मिनिमम रेंट है, और जब डिस्पैच शुरू हो गए तो आगे 15,000 का मिनिमम रेंट है। तो टोटल मिनिमम रेंट जो है वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी 33,000 रुपीज। तो यहाँ पर 33,000 का मिनिमम रेंट हमने लिखना है। अब इसके आगे से तो डिस्पैच शुरू हो गए, जब डिस्पैच शुरू हो गए तो भाई 60,000 का रेंट लगेगा यहां से। अब हमने यहां पर कैलकुलेट करना है कि शॉर्ट वर्किंग है कि सरप्लस है। तो चलिए शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस कैलकुलेशन करते हैं। पहली बार तो हमारे पास यहाँ शॉर्ट वर्किंग है 6,000 रुपीज की, फिर यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है 25,000 रुपीज की, फिर यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग है आपके पास 17,500 की, फिर आपके पास सरप्लस है, और सरप्लस है आपके पास 14,000 रुपीज का, और फिर आपके पास शॉर्ट वर्किंग है 2,000 रुपीज की। यहाँ पर हमने ब्लैंक्स डाल दिए। अब रिक्रूटमेंट के लिए आपके पास टाइम कब तक का दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट के लिए लिखा हुआ था कि एक डेट दी हुई थी, रिक्रूटमेंट कब तक कर सकते हैं। क्वेश्चन में देखिए लास्ट लाइन में लिखा हुआ है that the short workings can be recouped, short workings can be recouped up to 14-15 only। तो 14-15 तक रिक्यूब कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास
रिक्यूब करने के लिए यहां तक टाइम है, पहले 4 साल का 14-15 तक, इस जगह तक आप रिक्यूब कर सकते हैं, 4 साल का टाइम है आपके पास। अब देखिए रिक्यूब तो आप यहाँ पर कुछ कर ही नहीं सकते, पहले 3 साल तक क्यों नहीं कवर कर सकते? 3 साल तक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, अपने पास सरप्लस ही नहीं है, सरप्लस होगा तभी तो रिक्यूब कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये मानते हुए कि भाई अपने पास 14-15 तक का टाइम है 4 साल का। तो 6000 का जो पहली बार शॉर्ट वर्किंग थी उसको आप कैरी फॉरवर्ड करोगे, और रॉयल्टी का पेमेंट करना होता है, पर मिनिमम रेंट कम से कम पे करना ही होता है। तो रॉयल्टी तो नील रॉयल्टी तो लेंगे नहीं, मिनिमम रेंट का पेमेंट लेंगे, तो 6000 रुपीज का हम मिनिमम रेंट उनको पे करेंगे। और यहाँ पर हमारा लॉस अभी कुछ भी नहीं है। हम लॉस क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले साल लॉस को कवर कर देंगे। अगले साल जब हम आते हैं तो 25,000 रुपीज का लॉस हमारे पास और आ गया, तो हम इस लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अभी कुछ लॉस नहीं मानेंगे। तो 6000 का लॉस पहले से आ रहा था, 25,000 रुपीज का लॉस और आ गया, तो हम 31,000 रुपीज के लॉस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इस बार रॉयल्टी बनी 8,000 की, पर जो है आपको मिनिमम रेंट 33,000 देना ही पड़ना है, तो 33,000 का हम पेमेंट करेंगे। अगले साल में हमारे पास 17,500 की और शॉर्ट वर्किंग आ गई, तो जो पहले से शॉर्ट वर्किंग चल रही थी वो तो है ही है, और सारी शॉर्ट वर्किंग हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 14-15 तक का टाइम है। तो 31,000 प्लस 17,500 ये हो जाएगा आपका 48,500, और हम इसमें अभी कुछ भी लॉस नहीं दिखाएंगे, इसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। पेमेंट हमारे रॉयल्टी का बनता है 42,500, पर वो मिनिमम रेंट 60,000 का है, उससे नीचे लेंगे ही नहीं। अगली बार क्या हुआ कि यहाँ पर सरप्लस आ गया, और एक और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें सरप्लस से मिलेंगे कितने, 14,000। वो 14,000 का अमाउंट तो हम कवर करने के लिए यूज कर लेंगे, पर हमारे पास क्या है कि अब टाइम भी खत्म हो गया। उसने ये बोला है कि हम आपको लॉस अब आगे कवर नहीं करने देंगे, केवल 14-15 तक ही कवर करने देंगे। तो 48,500 में से 14,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो आप कवर कर लेंगे, तो आपका जो अमाउंट बच जाएगा 34,500 का, वो आपका लॉस हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बनते तो 74,000 रुपीज रॉयल्टी के, देने भी 74,000 थे, पर उसने 14,000 रुपीज हमें लॉस कवर करने के लिए दे दिया। तो 74,000 में से 14,000 हम लॉस कवर करने के बाद उसको पेमेंट करेंगे 60,000 का। और अब कोई कैरी फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं है, क्योंकि 4 साल का टाइम पूरा हो गया, 14-15 तक के लॉस कवर करने की बात कर रहे थे। अगली बार क्या हुआ, आप के पास फिर से शॉर्ट वर्किंग हो गई 2,000 की। ये 2,000 की शॉर्ट वर्किंग को हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कवर कर सकते? क्योंकि 4 साल का टाइम खत्म हो गया। इस 2,000 की शॉर्ट वर्किंग को हम सीधा लॉस दिखा देंगे, और रॉयल्टी बनती है 58,000 की, पर वो मिनिमम 60,000 का अमाउंट लेंगे ही लेंगे। तो 60,000 रुपीज का अमाउंट हम इनको पे कर